इस रेजोल्यूशन के मुताबिक भारत के लिए तब तक कश्मीर में जनमत संग्रह कराना जरूरी नहीं है जब तक पाकिस्तान इस इलाके में सीज फायर लागू नहीं करता और पीओके से अपना कब्जा नहीं छोड़ता। यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से अपने सैनिकों, स्थानीय हमलावरों और अपने नागरिकों को हटाना था, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया है और वो चाहता है कि भारत जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराए। अफसोस इस बात का है कि भारत के कई नेता, पत्रकार और कथित रूप से कश्मीरियों की हक की आवाज उठाने वाले लोग कभी यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जाकर इस रेजोल्यूशन को पढ़ने का कष्ट नहीं करते और वो कभी भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आजादी का मुद्दा नहीं उठाते। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में किस तरह का भारत विरोधी एजेंडा चल रहा है। इस वक्त मेरे हाथ में वही रेजोल्यूशन है जो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा और हमारी आपसे अपील है कि इस देश के हर नागरिक के पास इसकी एक कॉपी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये रेजोल्यूशन पढ़ लिया, ये शर्तें पढ़ ली, तो उसके बाद आपको कोई भी बहका नहीं पाएगा। उसके बाद आपको कभी इस बात पर यकीन नहीं होगा कि कश्मीर को पाकिस्तान में मिलना चाहिए या फिर कश्मीर को आजाद करना चाहिए, बल्कि आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आएगी और वो ये है कि आधे कश्मीर पर जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है उस कश्मीर को आजादी कब मिलेगी। असली मुद्दा ये होना चाहिए। ये वो लोग हैं जो बिना पढ़ाई लिखाई किए सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसीलिए आज ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको एक नक्शे की मदद से, एक मैप की मदद से हम ये समझाएंगे कि कैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सभी शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने 1947 के बाद से जम्मू कश्मीर के नक्शे को लगातार बदलने की नापाक कोशिश की। उसमें उसे चाइना का यानी चीन का भी भरपूर साथ मिला है। यानी ये जो पूरी समस्या है कश्मीर की, ये पाकिस्तान और चीन की देन है और इसमें ये दोनों मिले हुए हैं। 1947 में ब्रिटेन ने भारत से अपना शासन हटाने और भारत के 30 करोड़ लोगों को आजादी देने का फैसला किया था। उस समय मध्य और दक्षिण भारत में हिंदुओं की आबादी बहुसंख्यक थी, यानी सबसे ज्यादा थी, जबकि देश के पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत हिस्सों में, यानी पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। ब्रिटेन के आयोग ने धार्मिक आधार पर अखंड भारत को मुस्लिम जनसंख्या वाले पाकिस्तान और हिंदू जनसंख्या वाले भारत में बांटने का फैसला किया। भारत की रियासतों में से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी रियासत थी जिसकी बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या पर एक हिंदू शासक महाराज हरि सिंह का नियंत्रण था और यही बात पाकिस्तान के गले नहीं उतर रही थी, जबकि जम्मू कश्मीर का भारत में बने रहना भारत की सर्वधर्म समाज वाली छवि से मेल खाता था। और इसी ईर्ष्या, इसी जलन की वजह से 1947 में पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के रास्ते कबायली हमलावरों ने पाकिस्तानी सरकार की मदद से कश्मीर पर हमला बोल दिया। इसी बीच अक्टूबर 1947 में कश्मीर का भारत में विलय हो गया और पाकिस्तान समर्थित हमलावरों से मुकाबले के लिए भारतीय सेना कश्मीर पहुंच गई। इसके बाद 1 जनवरी 1948 को भारत कश्मीर विवाद का हल ढूंढने के लिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल चला गया। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीज फायर लाइन अस्तित्व में आई, लेकिन तब तक पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर, यानी लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जिसे आज आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे अब अक्साई चिन कहा जाता है। आपको बता दें कि अक्साई चिन पर आज भी चीन का ही कब्जा है। इसके बाद 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के दौरान पाकिस्तान ने पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका गैर कानूनी ढंग से चीन को सौंप दिया। 1970 में पाकिस्तान में गिलगित एजेंसी और बाल्टिस्तान डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर नॉर्दर्न एरिया बनाया गया, जिसका एक बड़ा हिस्सा 1963 से ही चीन के कब्जे में है। यानी चीन और पाकिस्तान ने मिलजुल कर कश्मीर की समस्या रची है। इसके बावजूद कोई भी पत्रकार या बुद्धिजीवी पीओके की आजादी की बात नहीं करता। और आपको भी आज जानकर यह हैरानी होगी कि बार बार आपको मीडिया में, अखबारों में, न्यूज चैनल्स पर या अलग अलग पार्टियों के नेताओं के जरिए या छात्रों के जरिए भी
ये बात सुनने को मिलती है कि कश्मीर को आजादी चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी ये मुद्दा नहीं उठाता कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब खाली होगा, उसे कब आजादी मिलेगी, क्योंकि वो असल में भारत का इलाका है। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत दोनों अपना अपना दावा करते रहे हैं, लेकिन इतिहास और तथ्य ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा न सिर्फ झूठा है, बल्कि इस दावे का कोई कानूनी, धार्मिक या भौगोलिक आधार नहीं है। अमेरिकी लेखक क्रिस्टीन फेयर ने अपनी किताब फाइटिंग टू द एंड द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर में पाकिस्तान के दावों की पोल खोली है। क्रिस्टीन फेयर ने अपनी किताब में बताया है कि किस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से गलत है, बल्कि पाकिस्तान के ज्यादातर नेताओं और अफसरों ने यूनाइटेड नेशंस द्वारा कश्मीर को लेकर पारित किए गए रेजोल्यूशन को कभी भी पढ़ा तक नहीं है। क्रिस्टीन फेयर ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि अपनी किताब में पाकिस्तानी सेना के बारे में सच छापने पर उन्हें धमकी देकर कहा गया था कि पाकिस्तानी सेना की एक पूरी रेजिमेंट उनका सामूहिक बलात्कार कर देगी। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के नेता, अलगाववादी और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जो सामूहिक झूठ बोलते आए हैं, उसकी पोल इसी लेखक क्रिस्टीन फेयर ने एक कॉन्फ्रेंस में खोल दी थी। हमने उस कॉन्फ्रेंस की मदद से कश्मीर पर पाकिस्तान के ऐतिहासिक झूठ का आज एक वीडियो विश्लेषण भी तैयार किया है, जिसे आज हमारे देश के हर नागरिक को जरूर देखना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए कश्मीर पर आपका भ्रम दूर हो जाए। कश्मीर न सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर है, बल्कि भारत की पहचान है। कश्मीर ही वो इलाका है जहां देशभक्ति जीतती भी है और कभी हारती भी। कश्मीर की जीत को समझने के बाद कश्मीर के इतिहास को समझना भी जरूरी हो जाता है। कश्मीर का एक झूठ वो है जो पाकिस्तान दुनिया को सुनाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लगता है कि एक न एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का अंग बन जाएगा। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम उनके साथ हैं, साथ है। हाथ खड़ा करके कहो, हम उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ हैं, उनके साथ हैं। 66 साल के नवाज शरीफ का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ जो सपने देख रहे हैं उसकी बुनियाद में एक 69 साल पुराना झूठ है, और इसी झूठ को पाकिस्तान ने अपने स्कूलों के सिलेबस में भी शामिल कर लिया है। सुनिए, जब दुनिया भर में पाकिस्तानी कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हैं तो उन्हें कैसे मुंह की खानी पड़ती है। You said Kashmir, Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to a Security Council, and Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. Every single thing that you just said is fictional. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay, so the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. I also then want you to take the actual version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation to the UN.
and you're going to understand your confusion, sir. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional. The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third, having both of those 2 steps taken place to the satisfaction in sequence to the preferences of the UN, then the plebiscite would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public, right? So just do yourself a favor by reading the darn thing. यानी जिस यूएन रेजोल्यूशन को आधार बनाकर कश्मीर पर हर पाकिस्तानी दावा करता है, उस रेजोल्यूशन को किसी पाकिस्तानी ने आज तक पढ़ा भी नहीं है। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर विवाद का हल ढूंढने के लिए भारत और पाकिस्तान को 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने थे, जिसमें पहला था पाकिस्तान द्वारा कश्मीर से अपनी सेना पूरी तरह से हटाना। इस रेजोल्यूशन में भारत को पाकिस्तान के आक्रमण से बचने के लिए सीमित संख्या में सेना तैनात करने की इजाजत थी। रेजोल्यूशन की तीसरी शर्त थी कि पहली दोनों स्थितियां हासिल होने के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने कभी भी पहली शर्त को ही नहीं माना। पाकिस्तान अपनी पूरी सेनाएं हटाएगा, वहां पर उसके कोई सेना के लोग नहीं रहेंगे, न तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहेंगे और न तो कबायली रहेंगे। जब ये हट जाएंगे उस वक्त जनमत संग्रह की बात की गई थी। पाकिस्तान ने अपनी सेना को नहीं हटाया, कबायली वहां पर रहे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर पुख्ता रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन लोगों ने उस वक्त इतना अत्याचार किया था कश्मीरियों पर, उरी तक, मुजफ्फराबाद से उरी तक आ गए थे। रेप, लूट, आर्सन, मर्डर, किलिंग, सब कुछ किया था। उनको कोई भी आदमी जनमत संग्रह में नहीं कहता कि पाकिस्तान के साथ रहेगा। ये उसकी वास्तविकता है। जाहिर है, अगर कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा सच होता तो वो यूएनसीआईपी के रेजोल्यूशन को जरूर मानता, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि कश्मीर में जनमत संग्रह का मतलब होगा पाकिस्तान की करारी शिकस्त। इसलिए वो कश्मीर वाला कैसेट हर जगह चलाता है, लेकिन इस समस्या को हल नहीं करना चाहता, क्योंकि कश्मीर समस्या का हल होते ही पाकिस्तान का पूरा अस्तित्व संकट में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि कश्मीर की समस्या किसकी देन है, और सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे देश में वो ये है कि लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, और हमारे जो डिज़ाइनर पत्रकार हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टूडियो में बैठकर डिबेट करते हैं या बाहर निकलकर नारेबाजी करते हैं, वो जानते ही नहीं कि 1947 में, 1948 में, 1949 में क्या हुआ था, कश्मीर असल में किसका इलाका था और कैसे कश्मीर पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठ गया। और आज भी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपको अपने ही देश में ये नारे सुनने के लिए मिलते हैं कि कश्मीर आज़ाद कब होगा, कश्मीर को आज़ादी चाहिए, लेकिन ये तमाम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आज़ादी की बात कभी नहीं करते, उसके लिए नारे कभी नहीं लगाते। इसलिए हमारी आपसे अपील होगी कि आप यूनाइटेड नेशंस के वेबसाइट पर जाएं और इस रेजोल्यूशन को ज़रूर पढ़ें, और ये रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि असल में कश्मीर के बारे में भारत की क्या स्थिति है और पाकिस्तान की स्थिति क्या है, और उसके बाद आप खुद ये तय कर पाएंगे कि इस देश में ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो आपको बहका रही हैं, जो आपको गलत जानकारी दे रही है।